वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज का विषय है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के अंदर भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनका प्रभाव। और इसी तरह आधुनिक भारत के हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें उनका आंसर देने में खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मेरा नाम आशीष है और ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की। अंग्रेज़ों को 100 साल से भी कम समय लगा भारत पर अधिकार करने में। जिन इलाकों पर अंग्रेज़ों का सीधा शासन स्थापित हुआ उन्हें 3 प्रेसिडेंसियों में या प्रांतों में बांटा गया। बंगाल, मद्रास, बम्बई, आपको पता ही होगा। अंग्रेज़ों ने जिन नए इलाकों पर कब्जा किया उन्हें इन प्रेसिडेंसियों में शामिल कर लिया गया। 1835 ईस्वी में बिहार के पश्चिम के क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम दिया गया। बाद में पंजाब को एक नई इकाई बनाया गया। शुरू में ब्रिटिश इलाकों का प्रशासन पूर्णतः कंपनी के हाथों में था, मगर कालांतर में इन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया और स्थिति का फायदा उठाकर कंपनी के अफसरों ने खूब निजी धन जमा किया। मगर भारत में आम जनता का जीवन अधिक दुखमय होता गया। कंपनी के कुशासन के कारण बंगाल में बड़ी अव्यवस्था पैदा हो गई थी और अतः ब्रिटिश संसद को मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप कंपनी की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट नियंत्रण कानून बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विषय में हम चर्चा करते हैं। क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 ईस्वी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला सीधा हस्तक्षेप था। कंपनी के हाथों में राजनीतिक सत्ता छिन गई और कंपनी के निदेशकों, डायरेक्टरों से कहा गया कि वे सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी सारे कागज पत्र या डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश सरकार के सामने रखें। एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। पहले बंगाल का गवर्नर कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष होता था, परंतु बाद में उसे कंपनी के सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन काम करने लगे। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद, काउंसिल बनी और न्याय व्यवस्था के लिए एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की व्यवस्था हुई। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और कई अन्य एक्ट के विषय में चर्चा की है, परंतु जो 1781 का एक्ट था, 1813 का, 1833 का, 1853 का, 1858 का, 1861 के जो एक्ट हैं और इसी तरह के जो अन्य एक्ट हैं उसके विषय में हम अलग से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पर मैं एक विषय से जुड़ा हुआ वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इस तरह के जो प्रशासनिक ढांचे से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे और जितने भी आपके जो प्रश्न हैं, आप जो जानना चाहते हैं, वो आपको पता चलेगा। कंपनी के अफसरों की धोखाधड़ी रोकने के लिए एक्ट में यह अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक अफसर इंग्लैंड लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा और बताएगा कि उसने संपत्ति कैसे प्राप्त की। उपयुक्त नई व्यवस्था के बावजूद भी एक्ट की खामियां जल्दी ही स्पष्ट होने लगी, जो निम्नलिखित हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और उसकी परिषद के सदस्यों के बीच लगातार बढ़ते झगड़े। सर्वोच्च न्यायालय भी ठीक से काम नहीं कर सका क्योंकि उसके अधिकार और परिषद के साथ उसके संबंध स्पष्ट नहीं थे और इस न्यायालय ने मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान महाराज नंद कुमार को जालसाजी के अभियोग में मृत्युदंड दिया, जो कि ब्रिटिश कानून के अनुसार जालसाजी की सज़ा यही होती थी, जबकि नंद कुमार ब्राह्मण था और ऐसे अपराध के लिए भारत में ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था और इस मामले में पूरे बंगाल में सनसनी फैला दी। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय ठीक से काम क्यों नहीं कर सका और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और उसकी काउंसिल के बीच जो झगड़े थे वो क्यों बढ़ते जा रहे थे,
इसके विषय में हम अलग से एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। इस तरह रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण ना हो सकता था। फ्रेंड्स, इसका एक अलग कारण और भी था। ब्रिटिश सरकार और जो भारत है उसके बीच की एक लंबी दूरी, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन और पत्र व्यवहार के जो साधन थे वो इतनी तेज़ गति से नहीं चलते थे, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी और आजकल जैसे जो साधन हैं वैसे साधन मौजूद नहीं थे। इस कारण भी पूरी तरह नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकती थी ब्रिटिश सरकार कंपनी के ऊपर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में स्पष्ट होने वाली खामियों को समाप्त करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा जिम्मेदार बनाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कई उपाय किए गए, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय पिट्स इंडिया एक्ट था। यह कानून 1784 ईस्वी में बना और जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट था। और पिट इंडिया एक्ट के विषय में हम चर्चा करते हैं। पिट का इंडिया एक्ट 1784 की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और नियंत्रण परिषद के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती थी, परंतु व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार ज्यों का त्यों कायम रहा। कंपनी को अपने अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी अपनी इच्छानुसार कर सकती थी, ये उसको अधिकार था। इस कानून और आगामी कानूनों ने भारत पर शासन करने के लिए गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया। अब वह महत्वपूर्ण मामलों में अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह न मानने का अधिकार प्राप्त कर चुका था। साथ ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश और कंपनी दोनों ही फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट से गवर्नर जनरल भारत का वास्तविक शासक बना और उसके ऊपर केवल ब्रिटिश संसद का ही नियंत्रण था, जबकि वह सेना, पुलिस, सरकारी नौकरों और न्यायपालिका के जरिए शासन चलाता था। ब्रिटिश शासन की अन्य व्यवस्थाएं। ब्रिटिश शासन की प्रमुख व्यवस्थाओं में शामिल था सेना व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक सेवा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय प्रजा के लिए सुनिश्चित कानूनों की आवश्यकता महसूस की गई और परिणाम स्वरूप 1793 ईस्वी में बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट बना और एक्ट के आधार पर ही न्यायालयों में भारतीयों के निजी और मालिकी अधिकारों के बारे में फैसले होने लगे, अर्थात दीवानी और फौजदारी मामले। रेगुलेशन को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सके और इस प्रकार अस्पष्ट प्रथाओं और शासक की मर्जी पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालय कार्य प्रणाली को सुनिश्चित बनाने के लिए 1883 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक जिले में अदालतें स्थापित की गईं। कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो विधि शासन अंग्रेजों ने शुरू किया वह भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था। विधि के शासन का अर्थ था कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। विधि शासन व्यवस्था के अनुसार अपनाए जाने के बावजूद भी ब्रिटिश भारत में अंग्रेज़ों और भारतीयों पर ना ही एक से कानून लागू हुए और ना ही उनके लिए एक से न्यायालय थे। भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों के लिए अलग अदालतें थीं और उन पर सिर्फ अंग्रेज़ी कानून लागू होते थे। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियां और उनके प्रभाव। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त कर दी और कई ऐसी शोषणकारी नीतियों का प्रारंभ किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव को खोखला कर दिया। और ये नीतियां थीं नई भूमि व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी व्यवस्थाएं। फ्रेंड्स, अब हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नई भूमि व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा आप इस पर। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को पहली बार राजस्व वसूली का अधिकार मिला था और भू राजस्व कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। इस आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी ब्रिटिश सरकार को भेंट करती थी।
1767 ईस्वी से कंपनी को हर साल 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने पड़ते थे। साथ ही कंपनी को राजस्व का एक भाग भारत में व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में खर्च करना होता था, ताकि वे वस्तुएं इंग्लैंड तथा अन्य देशों को निर्यात कर सकें। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू की। जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे एक निश्चित क्षेत्र के राजस्व वसूल करने के अधिकार दिए जाते थे। यह नई व्यवस्था किसी के लिए भी लाभप्रद साबित नहीं हुई। कंपनी को जितनी वसूली की उम्मीद रहती थी उतनी नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ जमींदार किसानों को लूटते जा रहे थे और इस प्रकार अंग्रेज शासकों ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया ताकि उन्हें अधिकतम राजस्व की वसूली होती रहे। स्थायी बंदोबस्त के विषय में हम चर्चा करते हैं। कंपनी को जब नीलामी व्यवस्था से राजस्व की स्थिरता प्राप्त नहीं हुई, तब कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व स्थायी तौर पर निश्चित करने का निर्णय किया और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह नई व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया, लागू कर दी गई। फ्रेंड्स, मैं स्थायी बंदोबस्त के विषय में, महलवारी व्यवस्था के विषय में, रैयतवारी व्यवस्था के विषय में, इन सब विषयों पर मैं अलग से एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट इसके विषय में चर्चा होगी और पॉइंट टू पॉइंट इसके विषय में हम बात करेंगे, ताकि आप पेपर में किसी तरह की कन्फ्यूजन के साथ ना जाएं और आप प्रत्येक क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड हो उसका आंसर दे सकें। इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं रहीं। जमींदार जागीर का मालिक बन गया। अंग्रेज़ों को हर साल एक निश्चित कालावधि के राजस्व की एक निश्चित राशि मिलने लगी। इस व्यवस्था ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे। 1799 ईस्वी में जमींदारों को यह अधिकार दिया गया कि वे लगान ना देने वाले किसानों को ज़मीन से बेदखल कर सकते थे और उनकी संपत्ति जब्त कर सकते थे। इस व्यवस्था से भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था। मद्रास प्रेसिडेंसी में एक नई भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। सीधे बंदोबस्त की इस व्यवस्था में सरकार ने ज़मीन रैयतवाड़ी किसानों को दे दी। फ्रेंड्स, रैयत का अर्थ किसान होता है। ज़मीन के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 साल तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था और इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान की स्थिति अधिक सुरक्षित तो हो गई, परंतु राजस्व वसूली की सख्ती के कारण अक्सर किसान महाजन के चुंगल में फंस जाते थे और इस व्यवस्था ने सरकार को ही सबसे बड़ा जमींदार बना दिया और किसानों को सरकारी अफसरों की दया पर छोड़ दिया। महलवाड़ी व्यवस्था। उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त स्थायी प्रथाओं के अनुसार हुई। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव बिरादरियों या महलों के साथ भूमि बंदोबस्त किया गया। गांव के समूह महल, समूह का अर्थ होता है, महल का अर्थ होता है समूह, और कहलाते थे और इसलिए इसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। और यह व्यवस्था पंजाब और दिल्ली में भी लागू की गई और इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। फ्रेंड्स, महलवाड़ी व्यवस्था या महल का अर्थ सीधा सा होता है एक गांव का समूह या एक समूह बना देना गांव बिरादरियों का, और उसको महल कहा जाता था। गांव के प्रधान संपूर्ण गांव या समुदाय से राजस्व एकत्रित कर सरकार तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी थे। ये गांव के प्रधान ब्रिटिश जिलाधिकारी के अधीन हो गए और आगे चलकर उन अधिकारियों ने प्रधानों के कार्यों को अपने हाथों में ले लिया और शोषणकारी नीतियों को अपनाया। उपर्युक्त भूमि कानूनों ने भारतीय समाज में कई नई स्थितियां पैदा कर दी, जैसे ज़मीन खरीद बिक्री की चीज़ हो गई। राजस्व निश्चित समय पर ना अदा किए जाने की स्थिति में छोटे भूस्वामी अपनी संपत्ति गिरवी रखने या उससे हाथ धोने पर मजबूर हो गए तथा गाँव में ज़मीन वितरण की असमानता बढ़ गई, जिसने प्रत्यक्ष रूप से गरीबी को बढ़ाने का कार्य किया। इन नकारात्मक प्रभावों के बावजूद भी नई भूमि व्यवस्था ने कुछ सकारात्मक प्रभाव भी डाले, जैसे भारतीय कृषि उत्पाद बाजार से जुड़ा, अर्थात खाद्यान्न, नकदी फसलें तथा बागान वस्तुएं देश तथा विदेशी बाजारों के लिए बिक्री की महत्वपूर्ण चीज़ें बन गई। मगर इन व्यापार से ज़्यादातर लाभ अंग्रेज़ों के व्यापारियों ने उठाया। भारतीय किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन में समाज सुधार।
भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू महत्वपूर्ण सामाजिक कानून सती प्रथा का अंत था और यह कानून गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय में लागू हुआ। इस कुरीति को समाप्त करने की मांग राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई थी और उनके द्वारा आरंभ किए गए ज़बरदस्त आंदोलन से इस प्रथा को बंद करने में मदद मिली। तो सती प्रथा का अंत किया गया था। ब्रिटिश शासन द्वारा लागू महत्वपूर्ण सामाजिक कानून था ये सती प्रथा का अंत। एक अन्य समाज सुधार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। इस कानून ने हिंदू विधवा को पुनः विवाह करने की छूट दी गई। 1843 ईस्वी में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। सामाजिक सुधार के उपर्युक्त प्रयास भारतीय जनता के एक छोटे से समुदाय तक ही सीमित रहे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की वरीयता आर्थिक लाभ अर्जित करने की थी। सामाजिक सुधारों में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और इस दिशा में स्वयं भारतीयों ने ही प्रयास किया। ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा का आरंभ। अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के कुछ विषयों की शिक्षा देने के लिए सबसे पहले मद्रास के इलाके में और बाद में बंगाल तथा बम्बई में नई पद्धति से कुछ स्कूल खोले गए, जो अधिकतर ईसाई धर्म प्रचारकों के हाथों में था। कंपनी की सरकार की सहायता से खुलने वाले पहले शिक्षण संस्थान थे कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में तथा बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 ईस्वी में। इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य ऐसे भारतीयों को प्रशिक्षित करना था जो कंपनी के ब्रिटिश अफसरों के प्रशासन के कार्यों में मदद कर सके। फ्रेंड्स, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। कलकत्ता के फोर्ट्स कॉलेज की शुरुआत 1801 ईस्वी में हुई। वहां अंग्रेज प्रिंसिपल के साथ कुछ भारतीय पंडित पढ़ाने का काम करने लगे। इन भारतीय पंडितों का प्रमुख कार्य अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं, इतिहास, कानून तथा रीति रिवाजों से परिचय कराना था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए पहला कदम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद उठाया। इस एक्ट ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए मंजूर किए थे। भारत में शिक्षा प्रणाली की परंपरागत शिक्षा पद्धति को अपनाया जाए या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को, इस संदर्भ में राजा राम मोहन राय जैसे कुछ भारतीय पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थन में आ गए, और क्योंकि उनका विचार था कि केवल पाश्चात्य शिक्षण के जरिए ही भारतीय या भारत प्रगति कर सकता था। 1835 ईस्वी में सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का निर्णय किया और इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा खोले गए चंद स्कूलों कॉलेजों में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे अंग्रेजी की है शिक्षा का माध्यम बनाया गया। कुछ साल बाद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और इस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई शिक्षा पद्धति अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कहलाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में 1844 ईस्वी में सरकार ने अंग्रेजी जानने वाले भारतीय को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा की। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा अधिक लोकप्रिय होने लगी और इन गंभीर त्रुटियों के बावजूद अंग्रेजी शिक्षा की कुछ अच्छाइयाँ भी थीं, जिसके कारण भारतीय हालांकि बहुत कम संख्या में आधुनिक ज्ञान विज्ञान और स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीयता जैसे आधुनिक विचारों के संपर्क में आए। सेना व्यवस्था। कंपनी की फौज में भारतीय सिपाहियों की संख्या 2 लाख पर पहुंच गई थी। कंपनी ने जो फौज खड़ी की थी वह अनुशासित और वफादार थी। सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाता था। उन्हें आधुनिक हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। कंपनी की फौज को युद्ध में मिली लगातार सफलता के कारण उनका सम्मान बढ़ गया था। कंपनी की फौज के अलावा भारत में अंग्रेज़ों के भी सैन्य दल थे, जो कि बहुत कम संख्या में थे। पुलिस व्यवस्था। अंग्रेज़ों ने अपने जीते हुए नए इलाकों में कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक नियमित पुलिस दल का संगठन शुरू किया और कॉर्नवालिस के कार्यकाल में इसे संगठित रूप दिया गया। 1791 ईस्वी में कलकत्ता के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुआ और जल्द ही अन्य नगरों के लिए कोतवाल नियुक्त किए गए। जिलों को थानों में विभाजित किया गया और थाने की जिम्मेदारी दारोगा को सौंपी गई। परंपरागत ग्राम रक्षक को चौकीदार कहा गया। बाद में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट का पद बना।
प्रशासनिक सेवा, कंपनी के वाणिज्यिक अधिकारी भ्रष्ट थे और वे प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सर्विस की रूपरेखा तैयार की, परंतु भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का वास्तविक श्रेय कॉर्नवालिस को है और कॉर्नवालिस ने प्रशासन की वाणिज्य तथा राजस्व शाखाओं को अलग किया और प्रशासन के कर्मचारियों का उपहार स्वीकार करना बंद करवा दिया और बदले में उन्हें अच्छे वेतन देने की व्यवस्था की गई। लंबे समय तक कंपनी के डायरेक्टर ही सिविल सर्विस के सदस्यों को नियुक्त करते थे, इसलिए कंपनी की सिविल सर्विस में इंग्लैंड के कुछ प्रभावशाली परिवारों का प्रभाव हो गया और नियुक्ति की यह व्यवस्था 1833 ईस्वी तक चली और उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। भारतीयों को सिविल सर्विस के सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि 1793 ईस्वी में वह नियम बनाया गया था कि 500 पाउंड या इससे अधिक वेतन वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यही कारण था कि भारतीय न्याय व्यवस्था, इंजीनियरिंग तथा अन्य सेवाओं में शामिल नहीं हो सकते थे। सिविल सर्विस में प्रवेश पाए तरुणों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से परिचित कराने के उद्देश्य से 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू हुआ। बाद में इसी प्रयोजन में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हुई। ब्रिटिश भारत को पहले की तरह ही जिलों में बांटा गया और हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज नियुक्त किया गया। सामान्यतः कलेक्टर जिले का प्रमुख होता था और इन सभी पदों पर सिविल सर्विस के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता था। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद में जो ब्रिटिश शासन के अंदर जो विद्रोह हुए थे उनके विषय में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें 1857 के विद्रोह पे एक अलग से व्यापक चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। हम आधुनिक भारत पे कुछ वीडियोस के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये पहला वीडियो था और आने वाले वक्त में और भी वीडियो आएंगे आधुनिक भारत से रिलेटेड, और मैंने आपको विषय बता ही दिए हैं कि किन विषयों पे वीडियो आने वाले हैं और उनके अलावा भी अन्य विषयों पर वीडियो में लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए और परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाइए।